हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। ठीक है, हमने 3 टाइप की टाइट्रेशन देखी, रेडॉक्स, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और आपकी आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। सब में कॉन्सेप्ट सेम है, आपको केवल क्वेश्चन देखना है और इक्विवेलेंट्स को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। क्लियर है? चलिए, आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं अबाउट ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं इक्विवेलेंट की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में आपको पता ही होगा CaOCl और CaCl। एक तो आपके पास क्लोराइड आयन होता है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक हाइपोक्लोराइड आयन होता है जहां पर क्लोरीन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसे हम बोलते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? तो ब्लीचिंग पाउडर की जब भी रिएक्शन आती है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, पहले क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के अंदर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और इसका सस्पेंशन तैयार करते हैं। ठीक है, और उस सस्पेंशन की रिएक्शन होती है आपके किसी भी सब्सटेंस के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट CaOCl2 is dissolved in water to form a suspension। एक सस्पेंशन बनाया जाता है। ठीक है, और एक रिएक्शन होती है, उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो CaOCl2 जब वाटर में डिजोल्व होता है तो आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और साथ में बनती है आपके पास क्लोरीन। ये क्लोरीन जो होती है इसको हम बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। क्या बोलते हैं? नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन। और ये जो नेसेंट क्लोरीन होती है ये आपके ब्लीचिंग एक्शन में काम आती है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको जैसे कपड़ों वगैरह पर वाइट जो दाग वगैरह हो जाते हैं, दाग वगैरह, उनको रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। तो ब्लीच में होता ही यही है, ये जो क्लोरीन रहती है नेसेंट क्लोरीन, वो क्या करती है, जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देती है। और ऑक्सीडाइज करने की वजह से क्या हो जाता है, उनका जो कलर होता है वो हट जाता है, कलर खत्म हो जाता है और आपका फैब्रिक आपको कैसा लगता है, वहाँ से साफ लगता है। तो ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? नेसेंट क्लोरीन की वजह से। ठीक है, नेसेंट क्लोरीन, इसे हम बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन is due to nascent oxygen, nascent क्लोरीन। ठीक है, इस नेसेंट क्लोरीन की वजह से आपका क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं जब हम क्वेश्चंस में काम में लेते हैं तो CaOCl2 plus H2 इट गिव्स यू CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इसे Cl2 की फॉर्म में ही लेते हैं और यहाँ जो Cl2 बनी है वो रिएक्शन करती है। जब भी क्वेश्चन आता है आपके ब्लीचिंग पाउडर का, वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 डायरेक्ट रिएक्शन शो कभी नहीं करता है। क्या कौन रिएक्शन करेगा? आपका Cl2 किसी और के साथ आगे रिएक्शन करेगा, फिर सामने वाला और आगे किसी के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरह से कंटिन्यू होगी। ब्लीचिंग पाउडर कभी रिएक्शन नहीं करेगा। कौन रिएक्शन करेगा? Cl2 रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है
कि ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, नेसेंट क्लोरीन की वजह से होता है। और जब भी ब्लीचिंग पाउडर की हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, उसका सस्पेंशन तैयार होता है जिससे हमें क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको अवेलेबल क्लोरीन के बारे में पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो आप रिएक्शन कराते हो उसमें अवेलेबल क्लोरीन कितनी है, मतलब ये Cl2 इसकी हमें क्वांटिटी पता करनी होती है। कैसे हम पता करेंगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पूछा जाता है कभी कभी, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। तो हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ दिस Cl2, जो भी आपका वेट आएगा, डिवाइड बाई वेट ऑफ CaOCl2 इंटू 100। इस तरह से हमें कि रिएक्शन में हमें कितनी क्लोरीन मिली है, कितनी अवेलेबल क्लोरीन है, उसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस, इसमें कोई ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसमें समझ में आए कि कैसे हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5.7 ग्राम CaOCl2 was suspended in 500 ml of water. 25 ml of this suspension on treatment with Ki and HCl. सबसे पहले क्या किया गया, 5.7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लिया गया और 500 ml में उसका क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, उसमें से 25 ml लिया गया ऑफ दिस सस्पेंशन ऑन ट्रीटमेंट विथ Ki एंड HCl। उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, Ki और HCl क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। लिबरेटेड I2, उससे I2 गैस आपकी क्या होती है, रिलीज होती है, विच रिएक्टेड विथ 24.35 ml ऑफ N/10 Na2H2O3 दैट इज हाइपो, जो अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। और आपको कैलकुलेट करना है द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन कहाँ से होगी, CaOCl2 सस्पेंडेड इन 500 ml ऑफ वाटर, मतलब आपकी रिएक्शन होगी CaOCl2 प्लस वाटर की, क्या बनेगा आपके पास, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। क्लियर है, यही Cl2 आगे रिएक्ट करेगी 25 ml ऑफ दिस सस्पेंशन ऑन ट्रीटमेंट विथ Ki एंड HCl। ये जो Cl2 बनी है ये रिएक्शन आगे करेगी किसके साथ, Ki के साथ, क्या बनाएगी, I माइनस है K प्लस है, एक तो बन जाएगा आपके पास KCl, I माइनस से बन जाएगा आपका I2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Cl2 0 से -1 रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, I2 बनी, लिबरेटेड I2 विच रिएक्ट विथ दिस ml ऑफ N/10 हाइपो। अब ये जो I2 बनी है ये फर्दर रिएक्ट करिए किसके साथ, हाइपो के साथ, दैट इज Na2H2O3। क्या बनेगा आपके पास, फिर से I माइनस और H4O6 2 माइनस। क्लियर है, तो ये सॉल्यूशन, ये रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, चलिए अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, CaOCl2 दिया हुआ है, उसका ग्राम दिया हुआ है और बनी है आपके पास Cl2। और मैंने आपको बताया कि जो Cl2 है वही आगे क्या करती है, रिएक्शन शो करती है। यहाँ I2 और यहाँ I2 का अगर एन फैक्टर सेम है तो हम यहाँ जो Cl2 है उसके इक्विवेलेंट को इस हाइपो के इक्विवेलेंट से इक्वल कर देंगे। और यहाँ जो क्लोरीन है वो यहाँ से आ रही है, इसके और इसका एन फैक्टर आपका सेम हो गया, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको और हम हाइपो को दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम एन फैक्टर चेक करें, I2 का एन फैक्टर, I2 से I माइनस में जा रहा है, एन फैक्टर होता है 2। ठीक है, यहाँ पे भी I2 से किस में जा रहा है, I माइनस में, एन फैक्टर है 2। क्लियर है, Cl2 0 से जा रहा है -1 में, 1 का चेंज 1 इंटू 2 2, एन फैक्टर कितना है आपका 2 है। यहाँ पे भी 0 से कहाँ जा रहा है आपका -1 में, 1 का चेंज 1 इंटू 2, एन फैक्टर क्या है 2। तो देखिए एन फैक्टर यहाँ और यहाँ सेम है और यहाँ सेम है, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
कि इक्विवेलेंट ऑफ दिस CaOCl2 will be equal to equivalent of हाइपो। पहली चीज तो ये क्लियर है। अब देखिए इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो तो यहाँ से आ जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 अपने को यहाँ से निकालना है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिए 5.7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आपने 500 ml में लिया है। कितने ml में? 500 ml। और उसमें से आपने 25 ml निकाला है, ठीक है। 25 ml ही क्या है, रिएक्शन शो कर रहा है आगे, ठीक है। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट आपको मिलेंगे वो कितने ml में मिलेंगे? 25 ml में, ठीक है। उसके बाद आपको 500 ml में निकालने पड़ेंगे। कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इन 25 ml इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, ठीक है। निकाल लीजिए यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इन 25 ml इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। हाइपो के लिए क्या दिया है आपको? वॉल्यूम दिया है, ml में है। ml को आप किस में कन्वर्ट करोगे? लीटर में, क्योंकि अपने को इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। फिर इंटू 1/10, तो ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट ऑफ CaOCl2 इन 25 ml। अपने को चाहिए कहाँ पर? 500 ml में। तो इक्विवेलेंट ऑफ CaOCl2 इन 500 ml that will be equal to 24.35 डिवाइड बाय 10,000 में लिख सकता हूँ, 1000 इंटू 10, 10,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 25 दैट इज 20 टाइम्स हो जाएगा। 25 ml में इतना है, 1 ml में कितना होगा? दिस डिवाइड बाई 25, और 500 में कितना होगा? दिस इंटू 500, ठीक है। चलिए अब आप इसको सोल्व कर लीजिए आराम से। 25 से जाएगा 2 टाइम्स 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 इंटू 2 दैट इज 48.7 डिवाइड बाय नीचे आएगा आपका 1000। तो यहाँ से आपके पास इक्विवेलेंट आए कितने हैं? 0.0487 इक्विवेलेंट। कितने ml में? 500 ml में, क्लियर। पर अपने को क्या चाहिए? इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? मास चाहिए, वेट चाहिए होगा ना, क्योंकि हमें क्या निकालना? परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ जो भी उसका मास है, इसका मास डिवाइड बाय इसका मास इंटू 100। इसका मास अपने को पता करना है, इसका मास दिया हुआ है, इंटू 100 करना है, इसका मास निकालते हैं। तो Cl2 के अपने पास आ गया कितने इक्विवेलेंट आ गए? 0.0487, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ CaOCl2, यहाँ Cl2 का हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसको करेक्ट कीजिए, Cl2 के इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 ये, हाँ ये जो Cl2 इसके इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए किसके इक्विवेलेंट आ गए? Cl2 के आ गए, उसका वेट निकाल लीजिए या मास ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा? मोल से अगर आपको मास निकालना है, मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोल आपको निकालने होते हैं, मास आपको निकालना होता है, आप मोल को मल्टीप्लाई करते हो मोलर मास से। यहाँ हमें मास निकालना है तो हम मोल की जगह किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इक्विवेलेंट को। किससे? उसके मोलर मास से, ठीक है। और मोलर मास की जगह हम क्या काम में लेंगे? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो मास हो जाएगा आपके पास 0.0487 इंटू Cl2 का इक्विवेलेंट मास दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। Cl2 का मोलर मास कितना है? 71 डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर 2। ये मास आ गया। परसेंटेज निकालना है, बिल्कुल निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन Cl2 that will be equal to mass of Cl2 divided by mass of CaOCl2 into 100।
इसको मैं यहाँ आगे करता हूँ, ठीक है ना। मास ऑफ Cl2 कितना है 0.0487 इंटू 71 डिवाइड बाई 2 इंटू वेट ऑफ CaOCl2 5.7 ग्राम इंटू 100। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी अराउंड 30% के आसपास आएगी, 30.3% के आसपास आंसर आएगा आपका। कितना 30.3% के आसपास, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं किस में, ब्लीचिंग पाउडर के केस में। बस आपको ध्यान यही रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर के केस में ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। कौन रिएक्शन करेगा Cl2 से आगे की तरफ क्या होगी रिएक्शन होगी। बाकी जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वाला वो अपना सेम ही रहेगा जो पुराना चल रहा है वही, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए क्या होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की। ये वैसे देखा जाए तो एक इंडस्ट्रियल टर्म होता है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, H2O2 की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सेल्फ डिकम्पोज होता है, ठीक है। जब हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो H2O2 अपने आप डिकम्पोज होता है H2O और O2 में, अपने आप ये O2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेल्फ डिकम्पोज होके। H2O2 आपका डिकम्पोज होता है H2O प्लस O2 के अंदर, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत काम में आता है, ठीक है। H2O2 एक्वस फॉर्म में और O2 आपके गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम एक्वस को गैसियस फॉर्म से रिलेट करते हैं तो हम एक स्पेशल टर्म को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, उसके बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कभी कभी लिखा हुआ जाता है जैसे V वॉल्यूम H2O2। ये एक नोटेशन होता है, क्या होता है इंडस्ट्रियल नोटेशन होता है। जैसे कहीं पे लिखा हो V वॉल्यूम H2O2, इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप 1 वॉल्यूम H2O2, इसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं, V वॉल्यूम H2O2 का क्या मीनिंग होता है, 1 वॉल्यूम H2O2 ऑन डीकम्पोजिशन will produce or will give V volume O2। V वॉल्यूम H2O2 का स्टैंडर्ड मीनिंग क्या होता है कि अगर आप 1 वॉल्यूम H2O2 का लेते हो तो वो डिकम्पोज होकर आपको V वॉल्यूम O2 देगा, ऑक्सीजन गैस देगा। ये मीनिंग होता है किसका, V वॉल्यूम H2O2 का। मतलब जैसे आपको दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें 20V लिख सकते हैं या फिर 20 वॉल्यूम आप लिख सकते, दोनों एक ही है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 20V H2O2 या फिर इसको मैं लिखता हूँ 20 वॉल्यूम H2O2, आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं 1 ml या फिर सिंपल कहूँ 1 वॉल्यूम H2O2 लेता हूँ तो ये मुझे डिकम्पोज करके 20 वॉल्यूम क्या देगा O2, ठीक है। मैं अगर 1 लीटर H2O2 लेता हूँ तो मुझे कितनी O2 मिलेगी, 20 लीटर O2 मिलेगी। अगर मैं 1 ml
H2O2 लेता हूँ तो मुझे कितनी वॉल्यूम 20 ml O2 मिलेगी। ये मीनिंग होता है किसका, 20 वॉल्यूम या 20 V H2O2 का। अगर मैं 1 V H2O2 का लेता हूँ तो मुझे 20 वॉल्यूम क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ये मीनिंग होता है 20 V H2O2 का। क्लियर है। तो कभी भी H2O2 की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ आपको बतानी है तो वो इस वॉल्यूम टर्म्स में ही बताई जाती है कि वो आपका जो H2O2 है वो कितनी O2 गैस प्रोड्यूस कर सकता है, वही क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम इस नोटेशन को काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं मोलरिटी के साथ और वॉल्यूम के साथ। तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, ये आपने नोट कर लिया, अगर मैं लिखता हूँ आपके पास 20 ml H2O2, क्या लिखता हूँ 20 ml H2O2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 ml H2O2 will produce 20 ml O2। बिल्कुल करेक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है आपका, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, 1 ml 20 ml O2 प्रोड्यूस करेगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, 20 ml H2O2 का मतलब है कि आपके पास 20 ml H2O2 है। क्या, कितना H2O2 है, 20 ml H2O2 है, बात खत्म, दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ है। डिफरेंस समझिए, जब हम लिखते हैं 20V या 20 वॉल्यूम H2O2, तब उसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास 1 वॉल्यूम H2O2 है तो आप 20 वॉल्यूम O2 प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, वॉल्यूम टर्म स्पेसिफिकली दिया गया है, ये ध्यान रखना है, V टर्म दिया है, आप इसको ml या लीटर से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करना है। ठीक है ना, जब वॉल्यूम लिखा हुआ हो तभी उसका मीनिंग होता है। ठीक है, कि 1 वॉल्यूम इतने वॉल्यूम O2 देगा। क्लियर है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने 20 ml लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि 1 ml 20 ml लेगा, नहीं, 20 ml का अर्थ है आपके पास 20 ml H2O2 है, सिंपल, दैट्स इट। 20V दिखाओ तब आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, नॉर्मल ml लिख दिया, लीटर लिख दिया, तब आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर है, ये डिफरेंस समझना आपको। चलिए इसको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ को मोलरिटी के साथ में, H2O2 की स्ट्रेंथ को हम मोलरिटी के साथ में कैसे और इसके वॉल्यूम को कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए देखो, अभी जो ये आप समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल आपके समझने के लिए है ही नहीं। ठीक है ना, ये इसको मतलब आप एक बार देखो, ठीक है, समझो, जानो, बस भूल जाओ, आगे याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसको कभी न्यूमेरिकल में आपको काम में लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में काम में लेने के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बस उसी को आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम में काम में लेना है, और उसी से आपको अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये तो केवल आपके समझने के लिए देखिए और जाने दीजिए। ठीक है, लेट V वॉल्यूम, लेट वी हैव V वॉल्यूम H2O2, आपके पास V वॉल्यूम H2O2 है। ठीक है, H2O2 डिकम्पोज होता है किस में, H2O प्लस हाफ O2 में। ठीक है, V वॉल्यूम H2O2 है। ठीक है, अगर मैं इसका 1 लीटर लेता हूँ, किसका, H2O2 का 1 लीटर ऑफ H2O2, उससे मुझे O2 कितनी मिलेगी, 20 लीटर। क्लियर है ना, 20 लीटर O2। V वॉल्यूम लिखा हुआ है इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं 1 लीटर और 20 लीटर को। ठीक है, चलिए, सॉरी यहाँ 20 नहीं है, V वॉल्यूम लिया है ना, तो V लीटर आएगा, V लीटर O2 8 STP। ठीक है, ये जितनी भी वॉल्यूम हम
मेजर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, एसटीपी पर करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वॉल्यूम है 20 लीटर O2 का। ठीक है, एसटीपी पर कंडीशन है। क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं O2 के? अगर एसटीपी पर आपको वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम पता हो, तो क्या आप उसके मोल्स निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.7 लीटर किसी भी गैस के लिए। ठीक है, तो V लीटर के लिए क्या हो जाएंगे, मोल्स इक्वल टू V अपॉन 22.7। ये आपके पास मोल्स हो गए। किसके हैं ये? O2 के एट एसटीपी। क्लियर है? यहाँ 11.35 लीटर वॉल्यूम आ जाए, डिवाइड बाई 22.7 करो तो कितना मोल आएगा, हाफ मोल आएगा। 22.7 लीटर आ जाए एसटीपी पर, डिवाइड बाई 22.7 करोगे तो वॉल्यूम मोल कितने आएंगे, 1 मोल आ जाएगा O2 का। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये तो। अब आपके पास देखिए इसके मोल्स आ गए O2 के। O2 के मोल से हम H2O2 के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर H2O2 के मोल आ गए तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। ठीक है, मोलरिटी को हम फिर डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि हाफ मोल O2 इज प्रोड्यूस और विल प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल और half mole O2 will produce from 1 mole of H2O2। क्लियर है? अगर आपको 1 मोल O2 प्रोड्यूस करनी है तो ये किस में से प्रोड्यूस होगी, 2 मोल H2O2 से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और आपको मोल कितने दिए हैं, V बाई 22.7 ये मोल है O2 के। O2 चाहिए तो H2O2 कितना चाहिए होगा, 2 इंटू V अपॉन 22.7 and that will be equal to V upon 11.35। तो अगर आपको V अपॉन 22.7 लीटर O2 चाहिए एसटीपी पर, तो आपको V अपॉन 11.35 मोल्स किसके चाहिए होंगे, H2O2 के। तो यहाँ से आपके पास मोल्स आ गए किसके, H2O2 के। वॉल्यूम H2O2 का हमने 1 लीटर लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है, मोल्स और वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करें, मोल्स। इसके मोल्स कितने आ गए, V अपॉन 11.35 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो आपके पास मोलरिटी का एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज V अपॉन 11.35। ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ, H2O2 की ये जो V क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ये जो हमने ली है। ठीक है, H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलरिटी में रिलेशन डिफाइन करना है तो M इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन 11.35। इसी क्वेश्चन को या इसी आपको फॉर्मूले को याद रखना है। बाकी की ये जो कहानी है बिल्कुल याद नहीं रखना है, ध्यान भी नहीं देना है, कन्फ्यूजन हो गए क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, समझने की एक बार देख लिया ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, दिमाग नहीं लगाना। जो दिमाग लगाने वाली चीज़ है वो ये है, कभी भी H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला निकालिए और इसी से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। बाकी किसी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, इसलिए केवल इसी को काम में लेना है। क्लियर है? चलिए, पहली बात तो ये, कभी कभी मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी भी दे देते हैं। तो हमें पता है रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, नमन। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, नमन मैंने आपको बताया था। तो अगर नॉर्मेलिटी को डिफाइन करना है अपने को, एन इक्वल टू मोलरिटी की जगह ये रख दीजिए V अपॉन 11.35 इंटू एन फैक्टर। H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। मैंने आपको बताया था कि H2O2
चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उसका एन फैक्टर कितना होता है 2। तो यहाँ से वॉल्यूम एन अपॉन नॉर्मेलिटी एन अपॉन कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू वी अपॉन 11.35 डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कीजिए 5 10 पॉइंट 5.67 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला तो आपको मैं याद रखने के लिए बोलूँगा नहीं, ठीक है, डिजिट थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, ऐसे याद भी रख सकते हो 5.67 से, बट ये ध्यान रखिए m इक्वल टू वी अपॉन 11.35। क्लियर है? कभी कभी कहीं कहीं बुक्स पे आपको ये जो वॉल्यूम है v अपॉन 22.4 लीटर भी मिलता है, तो यहाँ पर मोलरिटी का एक और फॉर्मूला भी मिल सकता है, दैट इज v अपॉन 11.2। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर आपके 1 मोल के लिए STP पर जो गैस का वॉल्यूम होता है वो 22 अगर हम 4 लेते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओल्ड नोटेशन वही था, तो अगर मिल जाए तो ये आंसर आ जाएगा, और नहीं मिलता है तो आपको इस तरीके से करना है। आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर सेट करना है। क्लियर है? चलिए, तो ये फॉर्मूला है जो मेन है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ आप लिख भी लेना H2O2, the n factor of H2O2, the n factor of H2O2 इक्वल टू 2। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको, नहीं तो पता चलेगा 2 कहाँ से आया, सोचते रहोगे। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड एक, ताकि आपकी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। 25 ml of H2O2 solution was added to excess of acidified Ki। मतलब H2O2 की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, Ki के साथ। H2O2 की रिएक्शन हुई Ki के साथ। हमें पता है I माइनस I2 में जाएगा, और H2O अगर I माइनस I2 में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। -1 से कहाँ जाएगा, -2 में, दैट इज H2O में। क्लियर है? वैसे इसका कोई ज़्यादा रोल आएगा नहीं अपने पास, बस हाँ I माइनस किस में जाएगा, I2 में, इतना आपको पता होना चाहिए। दिस I2 इज लिबरेटेड, ये I2 बनेगी, इसने खुद क्वेश्चन में बता दिया है। द I2 लिबरेटेड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.1 एंड हाइपो फॉर टाइट्रेशन। ठीक है, I2 की रिएक्शन कराई किसके साथ, हाइपो के साथ, दैट इज H2O4 Na2H2O3, दैट इज H2O3 2 माइनस। ठीक है, I2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपके I माइनस में। ठीक है, साथ में क्या बनता है, S4O6 2 माइनस। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, ये याद रखना है आपको, फॉर्मूला पहले ही लिख लो, मोलरिटी ऑफ H2O2 इक्वल टू V वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.35। क्लियर है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ V पूछा है, मतलब मोलरिटी अपने को निकालनी है। ठीक है, चाहे मोलरिटी निकालो या फिर नॉर्मेलिटी निकालो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे I2, यहाँ पे I2, अगर इन दोनों का एन फैक्टर सेम है तो हम H2O2 जो दिया है और ये जो हाइपो दिया है, उन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे I2 का एन फैक्टर कितना है, 2 है, क्योंकि 0 से गया -1, 1 का चेंज 1 × 2 2। यहाँ पे I2 से I माइनस में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा आपके पास, 2 होगा। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, एंड इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। तो यहाँ से मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, आपस में रिलेट कर सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइप। क्लियर? बस खेल खत्म आपका। 25 ml
वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी m इंटू एन फैक्टर H2O2 का। एन फैक्टर कितना होता है, मैंने आपको बताया H2O2 का एन फैक्टर, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उसका एन फैक्टर कितना होगा 2 इक्वल टू। हाइपो के लिए अगर हम बात करें तो ये रहा हाइपो 20 ml में, ये भी ml में था तो ये भी ml में, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनटू डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.1। क्लियर। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए आप। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 से जाएगा ये आपका 10 टाइम्स 10 इंटू 0.1 दैट इज 1 डिवाइड बाई 25, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 25 ये वैल्यू है किसकी, मोलरिटी m। आपको क्या निकालना है, v निकालना है। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो 1 डिवाइड बाई 25 विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाई 11.35, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी 11.35 डिवाइड बाई 25। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, 25 है, नीचे से 4 से डिवाइड कर दो और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। अब 11.35 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44, 714, तो ये आएगा 45 के आसपास, 0.4 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा अराउंड 0.45 के आसपास वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर है, 0.45। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को। क्लियर है, अराउंड 4-5 के आसपास आ जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट सबके सेम है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आप एक बार समझ गए क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो उसके बाद सब किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आपने देखा होगा हर बार हम यही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि इक्विवेलेंट को इक्वल करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब चाहे वो रेडॉक्स रिएक्शन हो, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो, एसिड बेस हो, आयोडोमेट्रिक हो, आयोडीमेट्रिक हो, ब्लीचिंग पाउडर का हो, या फिर आपके H2O2 का हो, सब में कॉन्सेप्ट आपका क्या लगता है, सेम ही लगता है। क्लियर है, चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की एक तो ब्लीचिंग एजेंट के बारे में, जो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो Cl2 के जरिए होता है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो आपके ब्लीचिंग एजेंट का वर्क करती है, और जो Cl2 होती है वो आगे की तरफ क्या है, रिएक्शन शो करती है, ठीक है। कभी भी आपका ब्लीचिंग एजेंट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद हमने बात की H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह वर्क करता है, सेल्फ डिकम्पोज होता है H2O प्लस O2 में, इसलिए हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं इसके लिए, दैट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस तरफ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, कन्फ्यूजन होता है, आपको नहीं सबको होता है, ठीक है। तो उस तरफ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूला दिया गया है उसकी तरफ जाइए और उसी से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और फिर हम आगे की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।